आज हम यूनिट 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं से संबंधित है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल कंप्लीशन होता है, जिनका जैसे हम बात करें AgNO3 और NaCl की, तो इसमें जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो पूरी मात्रा में हमें AgCl मिलता है और उसमें रिएक्टेंट AgNO3 और जो है NaCl वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कुछ समय के बाद जो है साम्यावस्था प्राप्त कर लेती हैं, इनको साम्य अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम H2 और I2 का। तो H2 I2 से HI बनना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। शुरू में हम रिएक्टेंट लेते हैं H2 I2 से HI बनना, ये अग्र अभिक्रिया कहलाती है। अब अग्र अभिक्रिया में यहाँ पे हम जो अग्र अभिक्रिया नीली लाइनों से जो है यहाँ पे शो हो रही है। शुरू में रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी H2 और I2 की मात्रा ज़्यादा है। ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, रिएक्ट करते हैं और HI बनाते हैं। शुरू में तो बनाते हुए 2HI देते हैं। तो देखो जैसे जैसे ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है समय के साथ, वैसे वैसे H2 और I2 का अमाउंट कम होता चला जाता है और रिएक्शन जो है उसका रेट भी कम होता है और धीरे धीरे ये एक स्टेबल कंडीशन को प्राप्त कर लेती है। अब HI की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो शुरू में प्रोडक्ट नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी नहीं होगी, यानी HI से H2 और I2 नहीं बनेगा। लेकिन जैसे जैसे HI की मात्रा बढ़ती जाती है, इसकी जो है पश्च अभिक्रिया जिसमें HI वापस टूट के H2 और I2 में कन्वर्ट होता है, इसका भी जो रेट है बढ़ता जाता है और एक कंडीशन पे आके स्टेबल हो जाता है। और इस समय ऐसा लगता है कि जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रही, लेकिन वास्तव में होता ऐसा है कि जितनी अभिक्रिया में जितना H2 I2 मिलके HI बनाते हैं, उतनी ही मात्रा में HI ब्रेक होके H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था कहते हैं और हम कहते हैं कि इस अभिक्रिया में पश्च अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया दोनों की गति समान हो गई है। अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये जो साम्यावस्था है इसको हम एक डायनेमिक या गतिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं। अब हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की बात करते हैं कि जो साम्यावस्था है इस पे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो है वो लागू होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान यानी कि मोलरता, मोल प्रति आयतन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन है N1A1 प्लस N2B जो है इस रिएक्शन करके C के M1 मोल और D प्रोडक्ट के M2 मोल बना रहा है, तो यहाँ पे A का सक्रिय द्रव्यमान हम ऐसे ब्रैकेट से शो करते हैं। इसका मतलब है ये A के मोल प्रति लीटर कितने हैं इसको प्रदर्शित कर रहा है, ये B के मोल प्रति लीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसकी अगर अभिक्रिया की बात करें तो अगर अभिक्रिया का जो वेग है वो A इसके जितने मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसकी पावर इंटू B इसके कितने मोल जो है रिएक्ट कर रहे हैं वो पावर से अगर अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। और जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, इसको हम कहते हैं अगर अभिक्रिया वेग स्थिरांक KF। पश्च अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट है वो C और D होंगे। तो जो पश्च अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो C और D के समानुपाती होगा। तो C के सक्रिय द्रव्यमान की पावर M1, D के सक्रिय द्रव्यमान की पावर N2। और जब हम इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर प्रत्येक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक KR आएगा। और हमने देखा था कि जब साम्यावस्था आती है तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया इन दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं। तो साम्यावस्था पर RF और R अग्र अभिक्रिया वेग और पश्च अभिक्रिया वेग बराबर होंगे। तो एक अभिक्रिया ये समीकरण 1 से और समीकरण 1 से हम अग्र अभिक्रिया वेग और समीकरण 2 से पश्च अभिक्रिया वेग इन दोनों के मान रख देते हैं। तो यहाँ पे KR को नीचे ले आते हैं और ये जो टर्म्स हैं ये नीचे चली जाएंगी। ये जो KF और KR है ये साम्यावस्था पे इनका जो अनुपात है वो स्थिर होता है, जिसको साम्यावस्था स्थिरांक KC कहते हैं। तो KC बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमान और रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमानों का अनुपात। इसको हम साम्य स्थिरांक KC से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे C जो है सांद्रता को प्रदर्शित करता है, इसलिए साम्यावस्था स्थिरांक में हमने यहाँ पे C लगाया है।
इसके बाद अगर मान लो हम कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी गिव्स वाई, तो इसके लिए अगर हमें साम्यावस्था स्थिरांक लिखना है तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट वाई इसके जितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट जेड इसके जितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ए इसके जितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट बी इसके जितने मोल्स हैं। और इसी तरह से अगर कोई रिएक्शन ले हम, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें, इसके लिए हमें Kc लिखना है तो प्रोडक्ट SO3 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, SO2 की पावर 2 एंड O2 इसका जो है 1 मोल है तो इसकी पावर कितनी रहेगी 1। इसी तरह से आंशिक दाबों के रूप में भी लिया जाता है। जैसे गैसें हैं तो गैसीय मिक्सचर अगर रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम जो है सांद्रता की जगह दाब को यूज़ करते हैं। हम जानते हैं गैस समीकरण से PV = nRT। अगर हम V को इधर ले आएंगे तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, यही सांद्रता C है तो P को हम लिख सकते हैं CRT। तो P समानुपाती किसके है, मोलर सांद्रता के, क्योंकि R कांस्टेंट है और ये जितनी भी रिएक्शन करवाई जा रही हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाई जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर C की जगह क्या आ जाएगा P, तो Kp हो जाएगा Pc⁻m1 PD, यानी कि D जो प्रोडक्ट लिया था उसकी पावर m2, A का आंशिक दाब इसके जितने मोल्स हैं और B का आंशिक दाब जिसके जितने मोल्स हैं। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन को आप देख लीजिए कि अगर वो बिलियन में हो रही है तो हम Kc लेंगे, और अगर हमारे पास वो गैसीय अवस्था में ले रही है तो हम P ये आंशिक दाब यूज़ करेंगे और Kp और Kc। वैसे दोनों रिएक्शन में Kp और Kc को आपस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए हम Kp और Kc के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। Kp और Kc में संबंध के लिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं। ये है N1 जो है A के मोल्स प्लस N2 B के मोल्स, और इससे प्रोडक्ट बना है C और D। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं Kc हो जाएगा C की पावर m1 क्योंकि इसके m1 मोल हैं, D की पावर m2 इसके m2 मोल हैं, डिवाइडेड बाय A की पावर n1 और B की पावर n2। अब यहाँ पर Kc को इस तरह लिखा, और जो अगर इसके लिए हम Kp लिखेंगे तो Kp होगा C का आंशिक दाब इसकी पावर m1, D का आंशिक दाब ये इसकी पावर m2 और A का आंशिक दाब इसकी पावर n1 और B का आंशिक दाब। तो हमने इन दोनों के लिए Kp और Kc के जो है दोनों के एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। अब आदर्श गैस समीकरण से हमारे पास है PV = nRT, और अगर यहाँ पे V को हम नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा N/V यानी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और यही सांद्रता या मोलरता होती है, तो यहाँ पे N/V की जगह हम लिख सकते हैं C। तो Kp में अगर हम Pc निकालेंगे तो Pc के लिए इस फॉर्मूले को लगाते हुए ये हो गया Cc, इसकी C की सांद्रता RT, क्योंकि यहाँ पे इसमें C की पावर m1 था तो इसकी पावर भी कितना हो जाएगा दोनों की m1। D की जगह आ जाएगा CD पावर m2 और RT m2, इसी तरह से Ca की पावर n1 RT n1, C की पावर n2 और RT पावर n2। इन सब एक्सप्रेशंस को इकट्ठे कर लेंगे। अब यहाँ पे आधार सबके RT हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो RT की पावर आ जाएगी m1 + m2, और इसके डिनोमिनेटर में n1 और n2 है तो ये पावर क्या हो जाएंगी आपस में माइनस हो जाएंगी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें C और ये इसकी पावर ये Kc के इक्वल होती है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास Kc, और RT आ जाएगा ΔN। ΔN क्या है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, इसको हम ΔN से लिख सकते हैं। तो ये Kp और Kc के बीच में संबंध है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संबंध है, क्योंकि अगर Kc दे रखा है तो हम इसके लिए Kp निकाल सकते हैं, या Kp दिया है तो Kc निकाल सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ΔN का मान 0 है, इसका मतलब जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही टोटल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उनमें Kp और Kc आपस में बराबर होंगे। जैसे N2 + O2 गिव्स 2NO, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं, तो इसका मतलब इसमें ΔN कैसा होएगा 0, तो इसमें Kp और Kc आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से जैसे ये रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन के, तो टोटल 4 मोल हैं रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के 2 हैं, तो ये ΔN होगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स लेने हैं तो प्रोडक्ट के 2 हैं, रिएक्टेंट के इधर से देखा हमने 4 हैं, तो ΔN का माइनस वैल्यू कितनी हो गई -2, तो -2 होने से क्या होगा Kp का मान Kc से कम होगा।
इसी तरह से एक और रिएक्शन लेते हैं हम, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एन का मान, ये प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट 1 है, तो 2 - 1 = +1। इस कंडीशन में Kp का मान Kc से ज़्यादा होगा। इसके बाद है साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहली कंडीशन है सांद्रता। ये दो रिएक्शन के अंदर संपन्न होती है। अग्र दिशा में क्रिया कारक से उत्पाद बनते हैं, जबकि पश्च दिशा में उत्पाद से वापस क्रिया कारक बनते हैं। अगर और साम्यावस्था में दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है, क्रिया कारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है। यदि क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो उत्पाद की सांद्रता कम कर दी जाए, तो साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक जो क्रिया कारक हैं वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इससे हमें अभिक्रिया की लब्धि ज़्यादा प्राप्त होगी। और किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अधिक से अधिक उत्पाद बताने के लिए हमें क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ा देनी चाहिए। इससे हमें ज़्यादा मात्रा में उत्पाद मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्रिया कारक होंगे वो आपस में रिएक्शन करके ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। के स्थिर रखना चाहिए। दाब का प्रभाव मुख्यतः गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ेगा। ऐसी गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या में अंतर होता है, वो ही उन्हीं पर ही जो है दाब का प्रभाव पड़ता है। जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो है अणुओं की संख्या बराबर है, उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये अभिक्रिया देखें, इसमें रिएक्टेंट के 2 और 1 3 मोल हैं, जबकि प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 4। तो इसके अंदर दाब का प्रभाव पड़ेगा। अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो ये अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। और इस जैसे यहाँ पर भी PCl5 और PCl3 इनमें भी अणुओं की संख्या में अंतर है। प्रोडक्ट में 2 मोल हैं, रिएक्टेंट में 1 मोल है, तो इसलिए इस पे दाब का प्रभाव पड़ेगा। दाब कम करने पे अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। इसी तरह से ये रिएक्शन देखें, N2 + O2 गिव्स 2NO, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं टोटल और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं, तो इसमें अभिक्रिया पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ताप का प्रभाव उन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जो रिएक्शन होने के साथ ऊष्मा जिनमें मुक्त होती है और रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऊष्माशोषी वो अभिक्रियाएं हैं जो अभिक्रिया होने के साथ ऊष्मा का शोषण होता है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, इससे मिलकर अमोनिया बन रही है, ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये अभिक्रिया आगे की दिशा में जाएगी, क्योंकि ऊष्मा शोषण करती जाएगी और रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। और इस तरह से जो है ये इसको अग्र दिशा में ले जाने के लिए हमें इसमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती तो उसमें अग्र अभिक्रिया बढ़ाने के लिए या प्रोडक्ट ज़्यादा लेने के लिए हमें उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है ताकि वो आगे की तरफ जाए। इसी तरह से उत्प्रेरक भी जो है साम्यावस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि उत्प्रेरक जो है पश्च और अग्र दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से बढ़ा देता है। तो जो अगर पश्च और अग्र अभिक्रियाएं दोनों को समान रूप से बढ़ाएगा तो साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। इसके अलावा जो है साम्यावस्था को जल्दी स्थापित करता है। और ये क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की, उनको कम कर देता है। तो दोनों अभिक्रियाओं के वेग बढ़ने से साम्य जल्दी स्थापित होता है। इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि कोई भी जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है ये है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। एक प्रश्न ये आता है कि सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं के मोलों की संख्या को हम उस अभिक्रिया का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। एक अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया को देके उसके साम्यावस्था स्थिरांक को लिखने के लिए कहा जा सकता है आपको। जैसे हमने यहाँ पे SO2 + O2 SO3 लिखा। पहले उस अभिक्रिया की बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स की हिसाब से जो है हम उसके Kc या Kp का मान लिख सकते हैं। आंशिक दाब के रूप में भी लिखने के लिए कहा जा सकता है, वो लिखेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि Kp और Kc में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें आप जिस तरह से हमने ये संबंध स्थापित किया इस तरह से आप स्थापित कर दीजिए। और
केपी और केसी के संबंध पे जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो केपी और केसी की वैल्यू देके केपी की पूछी जा सकती है, या केपी की देके केसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो उस जैसे मान लीजिए यही अभिक्रिया है, इसका केपी देके केसी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखो, उसके डेल्टा एन बैलेंस इक्वेशन से निकाल सकते हो, और आर टी और केसी की वैल्यू दी जाएगी, तो उससे आप केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाएंगे, या फिर कोई रिएक्शन देके पूछा जाएगा कि अगर हमें इसकी अगर अभिक्रिया बढ़ानी है तो हमें क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी अमोनिया का, तो अगर हमें इसकी अगर अभिक्रिया बढ़ानी है तो इसका जो है तापमान हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और दाब भी ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या कम है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, और कैटलिस्ट तो जो किसी भी साम्य को बहुत जल्दी स्थापित करता ही है। तो और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो है केसी का मात्रक निकालिए। तो जैसे हमने अभी मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए कहा जाए कि केसी का मात्रक निकालिए, तो हमने ये रिएक्शन लिख ली। यहाँ पे मोल प्रति लीटर इसकी पावर 2 हो गई, नीचे मोल प्रति लीटर की पावर कितनी होगी 3, तो यानी कि मोल प्रति लीटर की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे -1, तो मोल प्रति लीटर पावर -1। इसी तरह से अगर हम केपी लेंगे तो केपी में तो दाब के यूनिट आएंगे, तो हम लिख लेंगे एटमॉस्फेरिक की पावर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से केपी और केसी के जो है हम इस कोई भी रिएक्शन, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए केपी और केसी के यूनिट अलग होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि उसकी पावर कितनी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं।